अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज हाजिर हुआ सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी खबरें लेके, जिसमें खबरें रहेंगी कि क्या कोई गैर मुल्की सऊदी अरब में प्रॉपर्टी खरीद सकता है, घर वगैरह बंगला वगैरह खरीद सकता है, या उसके बाद से अगर किसी कोई कफ़िल के पास से भाग जाए तो कफ़िल उसके ऊपर कब हुरूफ डाल सकता है, उसके रिगार्डिंग भी खबरें हैं। या आप सऊदी अरब या गल्फ़ कंट्रीज़ से अपने देश आ रहे हैं तो कितने का सोना आप फ्री में लेके आ सकते हैं, मतलब उसका कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, और कितने तक का रहेगा तो आपको टैक्स देने की ज़रूरत है, पैसा हो या सोना हो। इसके बारे में इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करूंगा, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किए हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, एक न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा आप लोगों से। क्या कोई गैर मुल्की जो है सऊदी अरब में ज़मीन खरीद सकता है, जायदाद खरीद सकता है, प्रॉपर्टी बंगला या फ्लैट खरीद सकता है? उसके रिगार्डिंग जो है एक इन्फॉर्मेशन आई हुई है, वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। एक रियल इस्टेट के जो है काफ़ी जानकार आदमी है, उनसे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि देखिए, सऊदी अरब में जो है 3 तरह के विदेशी होते हैं। सबसे पहले नंबर पे होते हैं आम इकामा होल्डर, जो लोग आम होते हैं, जिनका साधारण जैसे हम और आप हैं काम करने वाले। दूसरे होते हैं राजनयिक, जिनको डिप्लोमेट बोलते हैं। और तीसरे होते हैं व्यावसायिक, जिनको जो है कॉरपोरेट भी बोल सकते हैं। तो जो लोग मतलब बिजनेस के सिलसिले में वहाँ रहते हैं, तो ये 3 तरह के वहाँ पे जो है इकामा इशू किए जाते हैं। व्यावसायिक इकामा अलग होता है, डिप्लोमेट इकामा अलग होता है, और आम इकामा अलग होता है। सबसे ज़्यादा आम इकामा होल्डर हैं। इसमें बताया गया है कि गैर मुल्की लोग खरीद सकते हैं प्रॉपर्टी यहाँ पे, लेकिन जो व्यावसायिक होते हैं वो अपनी व्यवसाय के लिए, अपने बिजनेस के लिए जो है वो वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ वगैरह खरीद सकते हैं। बाकी अगर आम इकामा होल्डर है और पुराना हो गया है वहाँ पे काम करते हुए, तो अगर पुराने हो गए हैं कोई भी आम इकामा होल्डर, तो वो लोग वहाँ पे प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं सऊदी अरब में। ज़मीन भी खरीद सकते हैं, फ्लैट भी खरीद सकते हैं, बंगला भी खरीद सकते हैं। और यहाँ तक कि ये लोग जो खरीदेंगे ये सब चीज़ें, वो चाहें तो किस्तों पे भी खरीद सकते हैं। किस्त पे क्या है, किसी भी इंटरनेशनल बैंक के रिलेटेड है, कि कोई भी इंटरनेशनल बैंक हो, उसमें उनका अकाउंट वगैरह हो, उससे वो किस्त वगैरह जमा करें, ईएमआई वगैरह, वो भी हो सकता है। और उसके बाद से एक और प्रावधान उन लोगों को दिया गया है कि इस पर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन जैसे प्रॉपर्टी खरीदने वगैरह का टैक्स तो नहीं लगेगा, लेकिन जो हाउसिंग टैक्स होता है वो चीज़ें वो भरना पड़ेगा। और एक और चीज़ वहाँ पे जो है क्लियर किया गया है उनके द्वारा, उन्होंने बताया है कि आप जो है जितने भी इकामा होल्डर्स हैं, जो पुराने इकामा होल्डर हैं, आम इकामा होल्डर, वो लोग ख़रीद सकते हैं, लेकिन 2 जगह ऐसे हैं जहाँ पे वो लोग प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते हैं, मक्का और मदीना। मक्का और मदीना के रीजन में कोई भी जो है गैर मुल्की कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता है। इसके बाद से एक ख़बर है कि एक इंडियन हस्बैंड और सऊदी वाइफ, मतलब सऊदी औरत थी, इंडियन आदमी से शादी की थी, और ये लोग जिद्दा में रहते हैं। और आपको मालूम है कि 23 तारीख से लेकर सेलिब्रेशन चल रहा था। सेलिब्रेशन कौन सा था? तो ये फाउंडिंग डे का था। तो फाउंडिंग डे वो लोग सेलिब्रेट करने के लिए उन लोगों के दिमाग में आया कि हम चलेंगे हायल। तो वो लोग जिद्दा से और हायल जो है बाइक पे गए हैं। और सऊदी जो है औरत थी, उनका पति जो है वो इंडियन है। तो ये लोग जिद्दा से बाइक से गए। घूमने फिरने का बहुत शौक है। मजीद बात करते हुए उन्होंने बताया है, मैं ये कटिंग लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो उनकी औरत ने बताया है कि उनके शौहर को जो है घूमने का बहुत शौक है, घूमना फिरना पसंद करते हैं। तो वो लोग बाइक से ही डिसाइड किया और बोले फाउंडिंग डे जो है हायल में मनाया जाएगा। दूसरा एक अपडेट जो है मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, जौजात से है। अभी क्या है ना, अभी तक जो है जौजात पे सवाल आता था गैर मुल्कियों का, लेकिन अभी एक कफ़िल ने जो है जौजात पे सवाल किया। उसने सवाल किया कि मेरा जो वर्कर था, हाउस ड्राइवर था, हमारा वहाँ काम करता था, वो फ़रार हो गया है, भाग गया है। इस केस में मैं उसके ऊपर जो है हुरूफ दाखिल कर सकता हूँ क्या? लेकिन सवाल उसमें एक ये भी था कि उसके ऊपर चालान है ऑलरेडी, तो चालान होते हुए मैं उसके ऊपर हुरूफ डाल सकता हूँ क्या? इस पर जौजात ने उनको जवाब दिया है कि अगर किसी भी वर्कर का कोई भी डिस्प्यूट हुआ और वर्कर अगर कफ़िल के पास से भाग गया, सबसे पहले तो जिम्मेदारी होती है कि आप जिस कंपनी, जिस कफ़िल के पास जा रहे हैं वहीं पे काम करिए। दूसरी जगह आप काम नहीं कर सकते हैं, वो इलीगल है, या भाग नहीं सकते हैं। तो इस केस में कफ़िल को बताया गया कि अगर आपका वर्कर भाग गया है तो आपको जो है उसके ख़िलाफ़ हुरूफ दाखिल करना पड़ेगा। आप हुरूफ जो है दाखिल कर देंगे, और उसके बाद से अगर वो 15 दिन के अंदर में वो बंदा आ जाए या आपसे कांटेक्ट कर ले, तो उस केस में जो है आप अपने अफसर अकाउंट से उसका हुरूफ हटा सकते हैं। ये हर कफ़िल की ये है, और यह कंपनी जो ओनर है वो अपने अफसर से 15 दिन के अंदर जो है हुरूफ हटा सकता है, अगर लगाया है तो। 15 दिन से मुद्दत ज़्यादा हो जाती है तो वो हुरूफ नहीं हट सकता, उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है। और उस केस में अगर जो आदमी है जिसके हुरूफ जो है जिसके ऊपर कफ़िल ने लगाया है, वो आदमी चाहे तो
वो क्लेम करे कि नहीं ये गलत हरूफ लगाया गया था, तो वो क्लेम करने के लिए फिर उनकी परेशानी बढ़ जाती है। बहुत ज़्यादा जिद्दोजहद जहद करने पड़ते हैं, सबूत इकट्ठे करने पड़ते हैं। मामला जो है जवाजात के ज़रिए कोर्ट में जाता है और कोर्ट से सुनवाई होती है, कोर्ट से जो है फैसला आता है। तथ्यों को देख के दोनों तरफ से कफिल और जो भी आदमी है जिसके ऊपर हरूफ लगाया गया है, तो जिसके हक़ में ज़्यादा सबूत रहते हैं उसके हक़ में फ़ैसला आता है। तो मतलब कुल मिला जुला के हरूफ अगर किसी ने दाखिल कर दिया 15 दिन के अंदर में हटवा सकते हैं अफसर के, उसके बाद से मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और ये जवाजात ने ये भी जो है लोगों से दरख्वास्त किया है कि जो लोग जिस कफिल के पास, जिस कंपनी के पास काम करने आए हैं वहीं काम करें तो अच्छा होता है। दूसरी जगह काम करना इलीगल होता है, फिर उनके ऊपर जो है फ़ाइनें बढ़ेंगी। और समझिए ये इसके ऊपर हरूफ लगा है, हरूफ के बाद से वो तो किधर ट्रांसफ़र भी नहीं ले सकता है क्योंकि उसके ऊपर जो ऑलरेडी वायलेशन है ट्रैफिक का। तो इस केस में उस बंदे को जो है अगर सब केस वगैरह बाद में हार जाता है हरूफ के बाद से, या कभी भी वो तहरील सेंटर से भी अगर इंडिया आना चाहता है तो लाइफ टाइम बैन हो जाएगा वो। अगला न्यूज़ जो है सऊदी अरब में रहने वाले जो लोग हैं उनके रिगार्डिंग आया है, इंटरनेट यूज़ करने के रिगार्डिंग। पूरी दुनिया में आबादी के लिहाज से सऊदी अरब में 2022 में सबसे ज़्यादा इंटरनेट जो है कंजप्शन की गई है, इंटरनेट यूज की गई है सऊदी अरब में। ये रिपोर्ट जो है यूनाइटेड नेशन की तरफ से एक बड़ी संस्था थी वहाँ से और सऊदी अरब के मिलके ये रिपोर्ट सबमिट की है उन लोगों ने, और बताएं कि आबादी के लिहाज से सऊदी अरब की आबादी उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन परसेंटेज होता है कि 100 में से कितने लोग यूज़ करते हैं इंटरनेट। तो उस आबादी के लिहाज से सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूज़ किया जाता है और 2022 में ये यूज़ किया गया है। दुनिया में सबसे नंबर 1 पे इंटरनेट यूज़ करने में सऊदी अरब। दोस्तों एक अगली न्यूज़ है, अल खर्ज पुलिस ने जो है एक नागरिक को अरेस्ट किया है, वो दूसरे नागरिक पे गोलियां चला रहा था। तो गोलियां चलाने का ये में उस नागरिक को तो अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन जिस दूसरे आदमी ने ये वीडियो बना के सोशल मीडिया पे सर्कुलेट किया था उसकी भी तलाश जारी है, वो भी अरेस्ट किया जाएगा। ऐसी न्यूज़ जो है हमेशा सऊदी अरब से आती रहती है। मैं समझिए हर हफ्ते में 1-2 न्यूज़ तो इस तरह की आ ही जाती है कि वीडियो बनाने वाले भी होंगे अरेस्ट। तो ये ज़रा ध्यान में रखिएगा, जो लोग भी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, कहीं भी कुछ गलत तरह का काम हो रहा है, गलत एक्टिविटीज़ हो रही है, अगर आप एक जागरूक नागरिक के ये में हैं और आप चाहते हैं कि उसका वीडियो बना लिया जाए तो आप बना लीजिए, लेकिन उसको पब्लिश मत करिए अपने अकाउंट से या कहीं से भी, किसी भी, न टिकटॉक पे, न यूट्यूब पे, न फेसबुक पे, कहीं भी आप जो है उसको पब्लिश मत कीजिए। हाँ, उसके अथॉरिटीज़ को आप सौंप दीजिए, नहीं तो आपको भी जेल हो जाएगी, आप भी पकड़े जाएंगे, आप भी जो है जो कानून है उसका उल्लंघन करने वाले माने जाएंगे। और एक काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो आ रही है वो ज़कात एंड टैक्स कस्टम वालों की तरफ से आ रही है सऊदी अरब से। और ये जो न्यूज़ बताने जा रहा हूँ लगभग हर गल्फ़ कंट्रीज़ का ये सेम है, दुबई का भी ऐसे ही है कि अगर कोई आदमी पूछता है कि हम जो है सऊदी अरब या दुबई से कितने जो है मात्रा में सोना या कितना कैश लेके आ जा सकते हैं, हर कंट्री का अलग अलग कानून रहता है। अगर आप इंडिया से कुछ लेके जाना चाहते हैं, इंडियन कानून उसकी इजाज़त देता है उतने की, तो आप लेके जा सकते हैं। वैसे ही सऊदी कानून का कहना है उन लोगों का कि 60,000 रियाल आप कैश लेके जा सकते हैं, या 60,000 रियाल तक का कोई भी सोना या वैल्यूएबल गैजेट वगैरह हो, या फिर कुछ ऐसा चीज़ आता हो जो यूनिक हो और जो महंगा हो, लाइक हीरे जवाहरात तो ज़्यादातर आते हैं। तो इन सब चीज़ों या कैश, ये सब चीज़ें मिला के 60,000 रियाल अगर बन जाता है या 60,000 दिरहम अगर बन जाता है तो वो आप लेके जा सकते हैं, लेकिन उसका जो है आपको ब्यौरा देना पड़ेगा। ब्यौरा क्या, कि वो आपने कैसे ख़रीदा है, उसका जो है परचेजिंग के सारे डिटेल्स आपको देने पड़ेंगे। आपने लीगली ख़रीदा है कि नहीं, अगर कोई भी चीज़ें लीगल तरीके से ख़रीदी जाती हैं, कस्टम उसका आपने कटाया है कि नहीं, वो सब चीज़ें देखी जाती हैं। अगर वो सब चीज़ें क्लियर हैं तब ये आप लेके जा सकते हैं। अगर आपके पास से मान लीजिए पकड़ लिया कस्टम वालों ने और आपके पास से उसके दस्तावेज़ नहीं मिले, आप उसके जो है बिल्स वगैरह नहीं दे पाएँ जो, तो उसके बाद से आप लोगों के ऊपर ना फ़ाइन लगाया जाता है उसका। कभी क्या, पहली बार अगर कोई बंदा पकड़ा जाता है तो उसका 25% तक का काट लिया जाता है, या उसके बाद से कुछ और ज़्यादा अमाउंट काटे जाते हैं, कभी 60% काटा जाता है। ये अलग अलग स्टेप्स हैं, जब पकड़े जाएंगे आदमी तो काट के फिर छोड़ दिया जाएगा। और उसके बाद से एक और चीज़ बताया गया कि आप 3,000 रियाल तक का जो है बिना बिल दिखाए, बिना कुछ किए 3,000 रियाल आप लेके जा सकते हैं, या 3,000 रियाल तक का सोना चांदी आप लेके जा सकते हैं। सोना ही लोग लेके आते हैं, तो ये जो भी मेटेलिक चीज़ें हैं, सोना वगैरह, तो ये चीज़ें आप जो है
लेके जा सकते हैं, लेकिन 3000 रियाल तक, 3000 रियाल तक का कोई ब्यौरा आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। उससे ज़्यादा होगा तो आपको जो है उसका हर एक चीज़ का बिल दिखाना पड़ेगा, 60,000 रियाल तक का है तो। और उसके ऊपर हो गया तो आप तो कैरी ही नहीं कर सकते हैं, फिर वो उसका दूसरा सीन होता है, कस्टम से कैसे भेजा जाता है वो अलग चीज़ है। साथ में कैरी करने के लिए अगर 60,000 रियाल तक का अमाउंट हो या फिर ये सब चीज़ें हैं तो आपको ब्यौरा देना पड़ेगा। 3000 रियाल तक का लेके जाएंगे, कुछ आपको ब्यौरा देने की ज़रूरत नहीं है। आज की वीडियो को करता हूँ यहीं समाप्त। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।